इस कार्यक्रम के प्रायोजक है बेनाडा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आगरा, मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ इंजन बेयरिंग एंड बुशेस, थ्रस्ट वॉशर, ऑयल सील्स, रेडिएटर हॉसेस, इंजन माउंटिंग, other rubber item, connecting rods, crankshafts, items of cold storage, engine valves, submersible pumps, pistons, piston pins, piston rings, cylinder liners and sleeves, air-cooled blocks. Benada, a name of trust. पारस चैनल के सभी दर्शकों का जय जिनेंद्र। आज फिर से हमारे बीच में प्रसिद्ध वास्तुकार डॉक्टर राजेंद्र जी जैन हैं और आज का हमारा विषय है स्वास्थ्य। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि वास्तु का क्या हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है? निस्संदेह हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता ही है। वास्तु के जो मेन कंट्रोलिंग फैक्टर हैं वह हैं सूर्य की लाभकारी किरणें, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, हर सूर्य की किरण आपके, चाहे वह रसोई घर हो, चाहे हमारे शरीर की त्वचा हो, या भोजन हो, या शयन हो, या व्यापार का कोई भी प्रतिष्ठान हो, उसकी आंतरिक संरचना को पूरी तरह प्रभावित करती है। सूर्य की किरणें कहां नहीं पहुंचती, हर जगह पहुंचती हैं। जब वह जहां तक पहुंचती हैं वहां तक अपना प्रभाव डालती हैं। इसलिए सूर्य की किरणों को लाभ उठाने का नाम ही वास्तु है। यदि हम पूर्व दिशा के मकान में नहीं रहते, या पूर्व दिशा मेरी पूरी पैक है, उत्तर भी पैक है, तो निस्संदेह हमारे यहाँ वास्तु यूं ही बिगड़ गया। इसलिए हमारे लिए स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना है तो हमारे लिए पूर्व दिशा में स्थान छोड़ना पड़ेगा, गड्ढा रखना पड़ेगा, पानी का टैंक बनाना पड़ेगा, लॉन बनाना पड़ेगा और खुला स्थान छोड़ना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने दिशाओं का बताया, पानी के टैंक का बताया, वही हमारे विपरीत इसी परिस्थिति में जैसे हम जीव हैं वैसे पशु पक्षी और जानवर भी जीव हैं। वो हमसे ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। हम आए दिन अस्पतालों के चक्कर काटते रहते हैं। हमारे ढेरों अस्पताल है, पर उन लोगों के कोई अस्पताल नहीं होते या लिमिटेड होते हैं। तो वही वास्तु हम पे प्रभाव अलग डालता है, उन पे अलग डालता है। वो बीमार क्यों नहीं होते? देखिए, आप तो निस्संदेह एक वास्तु वस्त्र धातु से बना है, भूमि को वास्तु कहते हैं। निर्माण वास्तु अलग वास्तु होती है, वो उसी भूमि पर निवास करते हैं या आकाश में निवास करते हैं, वास करते हैं और उड़ते हैं। लेकिन वह प्रकृति के आलिखित नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। मानव एक ऐसा प्राणी है जो समस्त प्राणियों में इतना विवेकशील होते हुए इतने अविवेकपूर्ण ढंग से प्रकृति रूपी मां का दुग्ध पान कर रहा है कि प्रकृति रूपी मां आगामी आने वाले प्रत्येक मानव के लिए दुग्ध पान कराने के लिए अपने आप को असमर्थ सी महसूस कर रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकृति का दोहन किया है, प्रकृति को विनाश किया है, प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ा है, वह सिर्फ मानव ने। इसलिए अब प्रकृति के एक भी नियमों का आप पालन नहीं करते। इस लोक को प्रकाश देने वाला सूर्य जब आपके दरवाजे पर दस्तक देता है तब आप पैर दिखाए हुए सोते रहते हैं। वह सूर्य की लाभकारी किरणें आपको क्या नहीं देती? जब छोटा सा शिशु जन्म लेता है, डॉक्टर के पास वह कोई इंजेक्शन नहीं होता विटामिन डी का, वह सूर्य की प्रथम किरणें दिखाने को बोलता है। और तब भी हम आज उस सूर्य का लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेस का लाभ नहीं उठा करके हम सोते रहते हैं। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, उसे रिसीव करने के लिए आप एयरपोर्ट जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। जब इस लोक को प्रकाश देने वाला देवता आपके दरवाजे पर आता है, तब उसके सम्मान में आप क्या करते हैं? क्या आप सूर्योदय होने से पूर्व उठते हैं? जब सूर्योदय होने से पूर्व नहीं उठते हैं तो स्वास्थ्य को तो आप भूल जाइए, आप जीवन भर अस्वस्थ ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कभी किसी पशु पक्षी को, कभी किसी चिड़िया को आपने सूर्योदय के होने के उपरांत, क्या सूर्योदय से 45 मिनट पहले, क्या 1-1.5 घंटे पहले उठ जाते हैं, किसी पशु पक्षी को सोते हुए देखा? कदापि नहीं देखा। तो यह प्रकृति के आलिखित नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। मानव एक भी नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए आज देश में 1% भी पशुओं के हॉस्पिटल नहीं है, 0.001% है। वहीं हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा मानवों के हॉस्पिटल बने हुए हैं, इसलिए कि वह प्रकृति के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, जैसा आप बताते हैं कि सूर्योदय
का ध्यान रखना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट किरणें, तो क्या सूर्य अलग अलग होते हैं? सुबह का 6 बजे का सूरज अलग हो जाता है, 12 बजे अलग हो जाता है, या शाम का अलग हो जाता है? शाम के सूर्य को नमस्कार क्यों नहीं करते हम? देखिए, सूर्य अलग अलग नहीं होते हैं, सूर्य एक ही होता है। जो उदित होता हो वही सूर्य अस्त होता है, लेकिन उसकी सूर्य की इंटेंसिटी में फर्क होता है। सुबह सूर्य उदय होने से पूर्व ही, जब सूर्य का उदय नहीं होता, तब उसकी रश्मियां जो इस लोक में हर जगह पर गिरती हैं, उसमें प्रचुर विटामिन डी की मात्रा होती है। उसमें लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज में ऐसा केमिकल कंपोजिशन होता है जो इसलिए डायबिटिक पेशेंट इसलिए सुबह घूमने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है, वो इसलिए कि जो सूर्य की किरणों में होता है वो अन्यत्र किसी चीजों में नहीं होता है। तो सुबह जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उनमें लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। दोपहर में इंटेंसिटी बढ़ जाने से, इंटेंसिटी यानी कि उसकी अग्नि की तीव्रता बढ़ जाती है, तो लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज नष्ट हो जाती हैं और कॉस्मिक रेज की प्रधानता बढ़ जाती है, वह रोग कारक होती हैं। इसलिए उन दक्षिण में जब यह पहुंचती हैं और दक्षिण पश्चिम में पहुंचती हैं, इसलिए पश्चिम की दीवार मोटी रखी जाती है, वहां कोई गड्ढा नहीं किया जाता, वहां अंडरग्राउंड टैंक नहीं बनाया जाता, वहां कोई कुआं नहीं बनाया जाता, वरना यह कॉस्मिक रेज वहां पर ठहर जाएंगी और पूरे के पूरे वास्तु के लिए बिगाड़ देंगी, हानिकारक किरणें उस पर पड़ेंगी और पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। जैसे डॉक्टर साहब आपने बताया कि पूर्व दिशा की दीवार पतली होना चाहिए और दक्षिण दिशा की दीवारें मोटी होना चाहिए। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि किसी के घर में पूरब से सूरज की किरणें नहीं आ पाती, आगे मकान होते हैं और उनकी दीवारें भी मोटी होती है या कोई बड़ी सी बिल्डिंग होती है, तो ऐसी दशा में हम लोग उस चीज को कैसे ध्यान ऐसी दशा में ये प्रयास करना चाहिए, यदि आपके पूर्व में दरवाजा नहीं है, मुख्य दरवाजा नहीं है, आपका पूर्वाभिमुख भूखंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ पूरब में आप जितनी भी यथासंभव हो सके खिड़की या दरवाजा रखें, उसमें रख सकते हैं। उस दीवार को पतली रखें, उस दीवार पर जितने भी दर्पण हो सके उस दीवार पर दर्पण लगाएं और वहां कहीं उस स्थान पर आपके जल के सोर्स रखें, जिससे कि लाभकारी किरणें तो कहीं भी घुस जाती हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाएं और उससे आपके लिए, आपकी भूखंड के लिए और भूखंड में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो सके। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को आप ये टिप्स बताएं कि जैसे हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो हमें किन चीजों को खाना चाहिए और किन चीजों का त्याग करना चाहिए? सुबह क्या चीजें खानी चाहिए? स्वास्थ्य तो स्वयं व्यक्ति ने स्वयं अपना बिगाड़ा है। सबसे प्रथम तो सूर्योदय होने से पूर्व सो के उठना चाहिए। उठने के उपरांत प्रतिदिन यदि व्यक्ति चिरायता का सेवन करने लग जाए, चिरायता टी, मैं कई प्रकार की टी रिकमेंड करता हूं, उसमें सर्वप्रथम जीवन में कभी वह व्यक्ति अस्वस्थ नहीं रह सकता यदि मात्र लाइट चिरायता का जल पीने लग जाए, आधा कप चिरायता की चाय। और यदि इसके अलावा भी उसे कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाना, मोटापा नहीं बढ़ाना, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना है, ठीक रखना है, तो जरा सी चाय वह आपने अलसी की चाय पीना प्रारंभ कर दे। यदि आप उसको फैट से बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है तो लेमन टी पीना प्रारंभ कर दे। ये सर्वप्रथम दिनचर्या के सूर्योदय उठने के उपरांत मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक करने में एक बात का ध्यान रखें कि आप जो सुबह उठते हैं, उठने के उपरांत जब एक्सरसाइज करते हैं उसमें अनुलोम विलोम अवश्य करें, कपालभाति अवश्य करें। कपालभाति के साथ साथ जो इंडियन सीट यदि आपके घर में नहीं है, जो आज आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट पाए जा रहा है। हार्ट पेशेंट आज से 40 और 50 वर्ष पूर्व इतने क्यों नहीं थे? आखिर क्यों? क्योंकि सबके घरों की इंडियन सीट निकल के फेंक गई। इंडियन सीट जब पे बैठता था जातक जो भी व्यक्ति और उस पर मल का विसर्जन करता था, उसी स्थिति में भोजन भी ग्रहण करता था जिस स्थिति में इंडियन सीट पर बैठा जाता है। तो निस्संदेह वहां पर एक जो नस होती थी पैरों के नीचे आकर के हार्ट तक रहती है, उसकी पूरी क्लीनिंग हो जाती थी। लेकिन उस एक्सरसाइज में मैं वहां सुबह की सम्मिलित करवाना चाहता हूं कि जैसे आप इंडियन सीट आपके घर में नहीं है, आपके घर में विदेशी सीट लगी तो इंडियन सीट स्टाइल में बैठ जाएं। यदि संभव नहीं है तो आप अपने घर में 25 या 20 मिनट उस स्टाइल में बैठ जाएंगे तो आपकी हार्ट की पूरी क्लीनिंग हो जाएगी। आपको कभी अटैक नहीं आ सकता, आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं बन सकते।
और दूसरा जो आपको मैंने रिकमेंड किया कि आप अलसी की चाय का सेवन करें, अलसी की चाय यदि आप सेवन करेंगे तो आपका ब्लड कभी भी मोटा गाढ़ा नहीं हो सकता है, वो पतला कर देगा ब्लड को, ब्लड की क्वालिटी यानी कि ब्लड आपका शुद्ध हो जाएगा, पतला हो जाएगा और ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा, तो ब्लड से संबंधित कोई भी रोग आपको ग्रसित नहीं हो सकते। इन बातों के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि सुबह सिर्फ आप मॉर्निंग वॉक करने, स्नान ध्यान करने के उपरांत सिर्फ और सिर्फ केवल आप उन चीजों का सेवन करें सुबह ब्रेकफास्ट में जो रेशेदार फल और सब्जियां हों, फल का से अंकुरित अनाज लें। ऐसा नहीं कि आज जो हम खा रहे हैं सबसे ज्यादा खतरनाक पिज्जा, ब्रेड, बिस्कुट और इन सब के खाने के कारण ही हमारा जो पेट है ना वो ऐसा बन गया है कि सारी की सारी लेयर यहां डिपॉजिट हो गई हैं और एक दिन निश्चित रूप से हम इनको खाने सेवन करने के उपरांत हम रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए आज किसी पशु पक्षी ने तो अपना भोजन नहीं बदला, वह तो पिज्जा नहीं खाने लग गया, आज वही प्रकृति ने जो उसे दिया वह सेवन कर रहा है, लेकिन हम प्रकृति के विपरीत चल रहे हैं, जिसके लिए मेरी संरचना है वह हम सेवन नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, सुबह के भोजन में हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, उसके लिए आप क्या रिकमेंड सुबह के भोजन में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हुई कि जो हम भोजन कर रहे थे, एक तो पहली बात हमने अपने भोजन में से गाय का घी निकाल के अलग कर दिया। मैं पूछता हूं कि सारे लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। रोकना चाहूंगा, आपको पूछना चाहूंगा कि गाय का घी, हम तो खूब घी खा रहे हैं और मलाई खा रहे हैं, पशु पक्षी तो कुछ भी नहीं खाता है, फिर भी हमसे ज्यादा हष्ट-पुष्ट रहता है। उसे खाने की जरूरत ही नहीं, उसे प्रकृति रूपी घी इतना तगड़ा मिल रहा है, आप तो प्रकृति का आनंद ही नहीं ले पा रहे हैं। आप प्रकृति जो आपको देती है यदि आप वो ग्रहण करने लग जाएं तो आपको कोई घी खाने की जरूरत नहीं है, कोई मलाई खाने की जरूरत नहीं है, कोई ड्राई फ्रूट्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं जंगल में जब जैसे रामचंद्र जी रहे थे वनवास में, तब उनने कंदमूल ही फल ही खाए थे और कुछ भी नहीं सेवन किया था, ना घी मिला था ना कुछ भी मिला था, तब भी वो स्वस्थ रहे थे। इस तरह से हम आज जो कुछ भी सेवन कर रहे हैं, जैसे कि आप जो फल और सब्जी आज भी अच्छी ग्रहण कर रहे हैं, उन फल सब्जियों से में ही आज क्या आ रहा है ये आपको मालूम नहीं है। जो फल और सब्जी उगाई जा रही हैं वो रासायनिक खाद डाल के उगाई जा रही है, यूरिया डाला जा रहा है। वह यूरिया जब आपके शरीर में, आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में, आपके किसी भी जॉइंट में यूरिक एसिड रूप में जमा हो जाता है तो निश्चित आज 99% नहीं अपितु 100% सभी के घुटने, सभी के जोड़ सब खराब होना है। यदि घुटनों से, इन पैरों से आपको निजात पाना है तो आपको खजूर के पेड़ की गोंद की राब बना करके प्रतिदिन सेवन करना पड़ेगी, तो उससे ये यूरिया डाइल्यूट हो जाएगा और विटामिन जो आपकी कमी हो जाती थी वह भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसलिए आपके लिए निश्चित रूप से यह भी देखना है कि हम कौन सी, यदि आप देशी खाद जो है उसका सेवन वाला फल सब्जी ग्रहण कर रहे हैं तब तो ठीक है, अन्यथा आज देखो तो बाढ़ सी आ गई है रोगों की। जो व्यक्ति जितने नियम कायदे से चल रहा हुआ भी ज्यादा बीमार हो रहा। कई लोग एक प्रश्न करते हैं, उसका कारण यह है कि जो फल और सब्जी आपको देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत बड़े लगते हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वह इस तरह से उन्हें उपजाया गया है रासायनिक खाद डाल करके। वह रासायनिक खाद आपके जब अंदर जाती है तो अनेक रोगों की उत्पत्ति करा देती है। आज कई प्रकार के बीज ऐसे ऐसे अनाज आ गए हैं, एक चावल जो कि कई देशों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, भारत ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वह बीज जो तैयार किया गया वो सुअर के मांस को उससे तैयार किया गया है और उसकी साइज इतनी बड़ी है, और जब यह चावल राइस 5 स्टार होटल में आपकी थाली में परोसा जाता है, आप स्वाद चख लेते हैं, उसके बाद आप सेवन करने लग जाते हैं, वह आप अपने अनेक रोगों को निमंत्रण दे देते हैं। उससे रोग उत्पन्न नहीं होंगे तो क्या होगा? सारा खाद्य पदार्थ, आहार ही आपकी औषधि है। यदि आप आहार को नियमित और संयमित रखेंगे तो आप रोगों की उत्पत्ति कदापि नहीं होगी। तो सुबह के खाने में हमें जैसे दालों का प्रयोग, दाल में आप दाल आप जो है अरहर की दाल का सेवन ना करें। आप मूंग की दाल, मूंग या खड़ा मूंग या बहुत सारे जैसे राजमा होते हैं, इन सब का सेवन करें, क्योंकि अरहर की जो तुअर की दाल है उसको पचाने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है, और आज व्यक्ति इतना मेहनत ही नहीं करना पड़ती, सिर्फ नोट गिन रहा है और जरा से एसी में बैठ रहा। एसी में बैठे बैठे क्या अरहर की दाल को पचा पाओगे आप?
मैं पूछता हूं नहीं पचा सकते, इसलिए आप एसिडिटी, गैस ट्रबल, ये हो रहा, ये सब होगा। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने सबसे ज्यादा फलदार रेशेदार सब्जियों का सेवन, हरी सब्जियों का सेवन करें, और उसमें अंकुरित चना, अंकुरित मूंग और मूंग की दाल, या फिर आप राजमा भी ले सकते हैं, राजमा के साथ में और भी फल सब्जियां उनका सेवन करें। लेकिन अरहर की दाल तो रसोई घर से ही निकाल दें तो बेहतर होगा। और उसमें जो है, कई लोग बड़ा डरते हैं कि हम उड़द की दाल नहीं खाएंगे। उड़द की दाल का सेवन शाम के नित्य प्रति करें। इवन दैट एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए मैं कहता हूं ठंड के दिनों में उड़द की दाल के लड्डू और गाय के घी और गुड़ में बना करके सेवन करें। घोड़े में क्या ताकत है, उससे कहीं ज्यादा ताकत होती। एक कल्याण कार्यक्रम ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ, बड़े मजाक की बात नहीं है, कि यदि व्यक्ति इस लड्डू का सेवन करे और 25 महिलाओं के साथ भी रहेगा तब भी उसकी ऊर्जा कम नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे शाम के भोजन के बारे में जैनिज्म में बताया गया है कि रात्रि भोजन हमें नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त के पूर्व भोजन कर लेना चाहिए, तो क्या ये भी एक वास्तु है? देखिए, ये सबसे बड़ा वास्तु, मैं तो कह रहा हूं ओरिएंटेशन अकॉर्डिंग टू सन, नथिंग एल्स। इसके अलावा कोई वास्तु नहीं है। सूर्य की लाभकारी किरणों का लाभ उठाने का नाम ही वास्तु है। सूर्य जब तक रहता है तब तक वह भोजन पचाने में सूर्य की किरणें सहायक होती हैं आपके पेट में, स्टमक में। उसके बाद कोई भोजन नहीं पचता। उसके बाद तो भोजन की ठीक वही स्थिति होती है जब एक जलती हुई लकड़ी के ऊपर जब पानी डाल दिया जाता है तो सिर्फ वह धुआं ही देती है। इस तरह से ही आपका पेट धुआं ही दे रहा है। इसलिए गैस ट्रबल, अनिद्रा का कारण रोगों की उत्पत्ति हो रही है कि आप रात्रि में भोजन करना प्रारंभ कर दिए। आप दिन में भोजन करिए। यदि बाई चांस यदि आपको सेवन करना ही पड़े तो आप रात्रि में वह पदार्थ सेवन करें जैसे दूध, पानी, जूस, फल तो वैसे रात्रि में निषेध होते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ लें जो इजीली पच सकें। अन्न का तो बिल्कुल सेवन कदापि किसी भी कीमत में नहीं करना चाहिए। वह आपकी शारीरिक संरचना सूर्य की अनुपस्थिति में अलाउ ही नहीं करती है। डॉक्टर साहब, जाते जाते मैं आपसे इतना और पूछना चाहूंगा कि जो आजकल छोटी छोटी बीमारियां हैं उसके लिए कोई आप देसी नुस्खे, अच्छी सी टिप्स देके जाएं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहे। देखिए, एक तो जो गैस ट्रबल का न्योता दिया है वो आपने स्वयं दिया। आप मिलेच्छ धातु में भोजन करना और पानी पीना प्रारंभ कर दिया। लोहा जैसी मिलेच्छ धातु थी। आपके श्रेष्ठ बर्तन जो हुआ करते थे, कांसे के, तांबे के, पीतल के, वह आपने सब बाजार में बेच दिए। पुराने जमाने में सब उन्हीं बर्तनों में आप पानी पीते हो। खड़े खड़े पानी पीने लग गए। इससे और दिक्कत हुई। जो गैस ट्रबल हुआ, जब से आपने लोहे के बर्तन में पानी पीना प्रारंभ किया तब से आप गैस ट्रबल आपके होने लग गया। स्टील के बर्तनों बर्तन निजात पाए। दूसरा, एसिडिटी के दूर करने के लिए पित्त पापड़ा और चिरायता, गुड़बेल और गुलाब के फूल का यदि आप मिक्सचर करके और इसका काढ़ा बना करके सेवन करें तो निश्चित रूप से आप एसिडिटी से निजात पा लेंगे। एक और, कॉन्स्टिपेशन के लिए एक मेरे पास ब्रह्मास्त्र है कि अमलतास के जो डंडे होते हैं उनका 3 इंच लेकर के उनका काढ़ा बना करके और आप सेवन करेंगे तो सारी कब्ज आपकी बाहर हो जाएगी। इससे कहीं ज्यादा आज सबसे ज्यादा व्यक्ति परेशान है क्या? माइग्रेन में आप कुछ ना करें, गाय के घी को जरा सा 1 बूंद लें और उसमें खाने का सोडा मल करके जब तक सूंघते रहें जब तक कि आपका माइग्रेन ठीक ना हो जाए। यदि इससे भी निजात ना मिले तो आप सफेद श्वेत आर्क का जरा सा पत्ता मात्र जरा सा लेकर के और गुड़ में गोली बना करके 3 बार सेवन करेंगे 3 सप्ताह तक और आपके माइग्रेन गारंटी से ठीक हो जाएगा। इससे भी ज्यादा कि यदि आपको किसी भी रोगों की उत्पत्ति ना हो तो एक और मैं जाते जाते ब्रह्मास्त्र देके जाना चाहता हूं। ब्राह्मी, मजीट और बस तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके शक्कर, दूध और घी में मिला करके सेवन करो। आपको कोई भी एक भी रोग की उत्पत्ति नहीं होगी। ये कल्याण कार्यक्रम के 429वें नंबर पृष्ठ पर स्पष्ट उल्लेख आया है। इसलिए आप इनका सेवन करेंगे तो कभी आपको कोई रोग आपका पीछा नहीं करेगा। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर 11/8 मीरापथ, धेनु मार्केट, इंदौर, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र 09826909074, 08103877792, 07828862601, 07312534041। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बेनारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आगरा, manufacturer and exporters of engine bearing and bushings, thrust washer, oil seals, radiator hoses, engine mounting, other rubber item, connecting rods, crankshafts, items of cold storage, engine valves, submersible pumps, pistons, piston pins, piston rings, cylinder liners and sleeves, air cooled blocks. Benara, a name of trust.